नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए का, और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, केरल की राजनीति में मुस्लिम लीग का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। वो प्रभाव जिसने कांग्रेस की यूडीएफ को जिंदा रखा, वो प्रभाव जिसने सत्ता की चाबी कभी लेफ्ट को सौंपी तो कभी कांग्रेस को, और वो प्रभाव जिसके इर्द गिर्द केरल की पूरी सत्ता संरचना घूमती रही है। लेकिन आज उसी केरल में एक नया खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी को। और इस बार मामला सिर्फ भाषण का नहीं है, मामला सीधे सत्ता के संतुलन को तोड़ने का है। आज तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ विकास योजनाओं की घोषणा नहीं की। ये तस्वीरें जरा देखिए प्रधानमंत्री मोदी की केरल में लोकप्रियता को भी देखते रहिए। साथ साथ में उन्होंने केरल की राजनीति को सीधी चुनौती दी है। प्रधानमंत्री का दावा है कि केरल में भाजपा सरकार की नींव पड़ चुकी है। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम से सीधे 1987 के अहमदाबाद को याद किया। पीएम ने कहा कि जैसे अहमदाबाद से गुजरात जीता, वैसे ही तिरुवनंतपुरम से शुरुआत हो गई है केरल जीतने की। यह बयान साधारण नहीं है, इसमें जरा गौर कीजिए। यह बयान कांग्रेस की यूडीएफ के अस्तित्व पर सवाल है। यह बयान मुस्लिम लीग के राजनीतिक दबदबे को खुली चुनौती है, और यह बयान लेफ्ट की सत्ता के लिए खतरे की घंटी है। अब जरा यहां भी गौर कीजिए, क्या यह महज इत्तेफाक है कि जहां मुस्लिम लीग सबसे मजबूत है वहीं कांग्रेस आज सबसे ज्यादा निर्भर है? क्या यह संयोग है कि केरल का तथाकथित सेकुलर मॉडल कुछ खास दलों और खास वोट बैंक के इशारों पर चलता रहा है? पीएम मोदी के तिरुवनंतपुरम से दिए गए संदेश से साफ है कि केरल अब विकास बनाम दबाव की राजनीति के मोड़ पर खड़ा है। अब सवाल पहचान का नहीं, परिणाम का होगा। अब सवाल तुष्टीकरण का नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। लेकिन इसी बदलाव से सबसे ज्यादा बेचैनी किसे है? शायद उसी मुस्लिम लीग को जिसकी राजनीतिक जनाधार से ज्यादा निर्णायक भूमिका पर टिकी है। शायद कांग्रेस को जो अपने पैरों पर खड़े होने के बजाय बैसाखियों पर चलती रही है केरल में। और शायद लेफ्ट को जिसकी सत्ता अब वैचारिक नहीं, रणनीतिक संकट में है। आज जवाब तो चाहिए में हम सवाल पूछेंगे, और इस सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। केरल बदल रहा है या बदलने से डर रहा है? जवाब मोदी ने दे दिया है। जब केरल को देना है वो जवाब बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। आने वाले समय में वो जवाब हम देखें। लेकिन सवाल बहुत स्पष्ट है, केरल की जनता क्या लेफ्ट कांग्रेस की राजनीति से, मुस्लिम लीग की राजनीति से ऊब गई है? दूसरा सवाल, तिरुवनंतपुरम से बीजेपी का अहमदाबाद क्या बन सकता है? जैसे कि अहमदाबाद जीतने के बाद बीजेपी गुजरात जीती, उस प्रकार से क्या यहां पर हो सकता है? केरल की राजनीति में क्या बीजेपी भूचाल लाने की स्थिति में पहुंच चुकी है? केरल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यहां से क्या होगा? कितनी बड़ी खतरे की घंटी प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर बजा दी है? आज इन सवालों को हम आधार बनाएंगे। सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है, केरल में मोदी बनाम मुस्लिम लीग। कुछ इशारा यही था प्रधानमंत्री मोदी का। आज क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में? कितनी बड़ी चुनौती दी, कैसे अहमदाबाद को याद किया, केरल में जीत का, केरल में बीजेपी की सरकार कैसे बनने जा रही है, इसका क्या विजन है, क्या बातें उन्होंने कही, एक बार देख लीजिए। उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक बार। यहां जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम होगा उनको शायद आज मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ, तथ्य और तर्क के साथ मेरी इस बात की ताकत क्या है वो बताना चाहता हूं। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से
गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। एनडीए शोरगढ़े आने वाले चुनाव केरला की दशा और दिशा को बदलने का चुनाव है। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक दो पक्ष ही देखे हैं। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है, वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया। आत्मविश्वास प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जो आप देख रहे थे, उसके पीछे की वजह 2024 का लोकसभा चुनाव। त्रिशूर से सुरेश गोपी जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर सांसद बनते हैं। पहला सांसद केरल में, उसके बाद में मेयर चुनाव में बड़ी जीत वहां पर, और अब विधानसभा चुनाव जीतने का बड़ा दावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम की धरती से किया। पैनल में दो लोग फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे करके और पैनलिस्ट जुड़ेंगे, हम सभी से बातचीत करेंगे। फिलहाल शैलेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे बातचीत करेंगे। मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हम उनसे भी समझेंगे इस पूरे मामले को। लेकिन सबसे पहले शैलेंद्र सिंह जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। केरल की राजनीति में ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं घटनाक्रम, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण को आप किस प्रकार से देखेंगे? क्या कोई ये टर्निंग पॉइंट माना जाना चाहिए? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐलान किया, जो ये अलगार की है, उसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं शैलेंद्र जी? का इस्तेमाल किया कि टर्निंग पॉइंट जी, और प्रधानमंत्री महोदय भी अपने भाषण में बोल रहे थे कि 1987 वर्ष एक ऐसा था जब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2 लाइन में भी लिखने के लिए कोई अखबार तैयार नहीं था, और पहली बार अहमदाबाद कॉरपोरेशन में उसे विजय मिली और वहां से उसकी रथ यात्रा जब शुरू होती है तो पैन इंडिया आप देखते हैं कि 28 से 18 करीब 18 से 20 राज्यों तक उसकी सरकार बन जाती है। और यही बात केरला के अंदर शुरू हो रहा है कि वहां पे उन्होंने तिरुवनंतपुरम की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है उसको बहुत बड़े मार्जिन से जीता है, बहुत अच्छे से जीता है। ये बात अलग है कि वहां पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ये जो अपने कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी का भी रहा। लेकिन अभी केरला की जनता जाग गई है। वहां 2 प्रकार की समस्याएं हैं। एक समस्या जो कि केरला का आप ये जानते हैं कि पहले से शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से एक बहुत ही विकसित और स्टेट का बड़ा समृद्ध परंपरा रहा है, और वहां पे कहीं ना कहीं से जो मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ दोनों ही पार्टियों के द्वारा, यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, जिससे कि वहां की बहुतायत जो जनसंख्या है ईसाइयों की है, और वो लोग काफी इनसे त्रस्त हैं और काफी परेशान हैं, और उनको एक तीसरे ऑप्शन की तलाश है, और वो तलाश कहीं ना कहीं बीजेपी में दिख रही है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे, और प्रधानमंत्री महोदय के जो चेहरे की आत्मविश्वास की बातें जो झलक दिखला रही है, वहां की जो वहां पे उन्होंने जो पदयात्रा जैसी थोड़ी
दूर की रैली भी करी थी, तो वो भी जी। दिख रहा है, विजुअल्स में आप दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल। तो उन सारी चीजों को लबोलुआब ये हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक तीसरे ऑप्शन के रूप में देखा जा सकता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कभी समय था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं जानता था, वहां लोग बोलते थे कि यहाँ तो ईसाई बहुल क्षेत्र है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने को सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के मॉडल पर कहीं ना कहीं ठीक है सर। उतारा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उस चीज को प्रूव किया है कि हाँ हम सरकारी ठीक योजनाओं है को। शैलेंद्र जी एक बार ओपनिंग रिमार्क मनोज कुमार जी का भी हो जाए सर, उसके बाद में हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मनोज कुमार जी, प्रधानमंत्री मोदी के इस बड़े बयान को प्रतीकात्मक माना जाए या रणनीतिक भी है ये बयान उनका, किस प्रकार से आप देख रहे हैं बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार? आप सही बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो एड्रेस है बहुत ही प्रोडक्टिव है फॉर द बीजेपी कार्यकर्ता के लिए, वहाँ के लीडर्स के लिए। और जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की पिछले सालों से, पिछले 2-3 साल से जो जीत हो रही है, जैसे महाराष्ट्र हो, आपका हरियाणा हो, नई दिल्ली हो, और उसके बाद फिर बिहार हो, अब जो है आने वाले समय में वेस्ट बंगाल, असम और केरला, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स सामने बचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है अनएक्सपेक्टेड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रैली जो है बहुत ही मोटिवेशन होगा बीजेपी कार्यकर्ता के लिए। और जहाँ तक केरला की अगर हम बात करें, तो केरला में नॉर्मली अल्टरनेट गवर्नमेंट होती है, LDF की होती है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और उसके बाद UDF, यूनाइटेड। उम्मीद करता हूं वीरेंद्र जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आपका स्वागत करते हुए सर सीधा सवाल है, तिरुवनंतपुरम की धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरल जीतने का दावा किया है, ये सिर्फ आत्मविश्वास है या जमीनी तैयारी भी आप लोगों की है केरल में? किस प्रकार से देखा जाए इसे? आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को और पैनल पे बैठे सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं, और फिर ये बात विनम्रता के साथ दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास जिसे आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर वो आत्मविश्वास तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं, तैयारियों और संगठनात्मक जो हमारी रणनीतियां हैं उसके आधार पर है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि एक समय था गुजरात में हम कहीं नजर नहीं आते थे, किसी गिनती में नहीं थे। अहमदाबाद जीतने के साथ विजय की एक बड़ी यात्रा शुरू हुई, और अब तो सालों से नहीं दशकों से भारतीय जनता पार्टी। वीरेंद्र जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल बात की अहमदाबाद की सर, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड केरल। सर यहाँ पर मामला विकास का नहीं, यहाँ तो सारा का सारा हिसाब किताब विचारधारा का है। इससे निपटना कितनी बड़ी चुनौती है? मैं आपको फिर कहता हूं कि राजनीतिक दल के नाते जब लड़ाई लड़ी जाती है तो वो वैचारिक लड़ाई ही होती है। जब हम असम में नहीं थे और जब हम असम में आए तो विकास सहित राजनीतिक विचारधारा के संग्राम को जीतते हुए ही आए। जैसे गुजरात का प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण दिया, हरियाणा में एक समय था जब हमारे बारे में लोग ये कहते थे कि ये कभी सत्ता में अपने दम पर आ ही नहीं सकते। जब हम आए सत्ता में, उस दौरान भी, जैसे मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं, टेलीविजन डिबेट्स में हमारे प्रतिपक्ष यही कहा करते थे, कौन सी बात करते हो, कौन से स्वप्न लोग की चर्चा करते हो। हमने परिश्रम करते हुए, हमने संगठनात्मक ढांचा खड़ा करते हुए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे सुदूर पूर्वोत्तर में असम हो, और उससे भी आगे 7 सिस्टर्स में हमने अपनी पैठ बनाई, तो सुदूर दक्षिण वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, ठीक है सर, सनातन संस्कृति, ये विचार उस धरती को भी उतना ही प्रिय है। बस थोड़ा सा समझाने की बात है और वो हम समझाएंगे वहां। ठीक है सर, हम भी आपसे आज समझेंगे कि मुस्लिम लीग के प्रभाव वाले केरल में
कौन सा मुद्दा आप लेकर उतरने जा रहे हैं जिससे आप जो है राजनीतिक संतुलन बदलने की बात कर रहे हैं? बहुत बड़ा दावा है, इसलिए हम मुद्दे की बात भी आपसे करेंगे, समझेंगे सर। तो प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी भी हैं। शैलेंद्र सिंह जी से भी समझना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, क्या ये कहना गलत होगा या आप कुछ अगर जानकारी देना चाहें हमारे दर्शकों को तो बताइए कि मुस्लिम लीग के प्रभाव की बात होती है, लेकिन कांग्रेस का क्या आधार है केरल में? क्या वो बैसाखी की तरह इस्तेमाल करती है मुस्लिम लीग को, या क्या है कांग्रेस का जरा हिसाब किताब केरल में, जरा वो बताइए, तमाम दर्शक जानना चाहते होंगे। शैलेंद्र जी। जब यूपी की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया और बड़े रायबरेली और अमेठी में इनकी दुर्दशा हो गई, तो इन्होंने किसको चुना जगह? वायनाड में। और वायनाड में जाकर के इन्होंने साथ किसका लिया? मुस्लिम लीग का। तो कहीं ना कहीं ये जो है अभी तक जो है पर्दे में चल रहा था कि ये जो है मुस्लिम लीग का सपोर्ट लेते हैं, या इनकी हरकतें मुस्लिम लीग के समर्थन में है, या ये मुस्लिमों को एपीजमेंट करते हैं। लेकिन अब तो ये खुला हो गया, क्योंकि अभी जितने आपने देखा था कि जब पीछे प्रियंका गांधी चुनाव वहां जीती वायनाड में, तो वहां पे किस तरीके से तांडव किया गया एक वर्ग के द्वारा, और खास करके उस वर्ग ने पूरे ही पाकिस्तान बना डाला था उस पूरे इलाके को अपने झंडों से और अपने डंडों से और अपने नारों से। नारे तकबीर का नारा लग रहा था प्रियंका गांधी के जुलूस में, और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे प्रियंका गांधी के जुलूस में, और उसके पूरे विजुअल्स पूरी मीडिया ने देखा और सोशल मीडिया ने भी देखा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि वहां लेफ्ट और कांग्रेस में कांग्रेस खत्म होती जा रही है। अब उसको सहारा चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में उसको सहारा चाहिए अखिलेश यादव जी का, बिहार में सहारा चाहिए लालू यादव जी जैसे भ्रष्ट नेता का, वैसे उनको मुस्लिम लीग जैसी कट्टर जो पार्टियां हैं जो भारत को तोड़ने की बात करती हैं, वैसी पार्टियों के गोद में या उनके समर्थन से चल करके और कांग्रेस वहां अपने को विजय कर रही है। लेकिन अब धीरे धीरे वहां की जो जनता है, वो जनता अब धीरे धीरे अपने मुख्य धारा में जुड़ रही है, और उसको कहीं ना कहीं लेफ्ट और कांग्रेस के दोनों को चंगुल से निकलने की छटपटाहट है, जो तिरुवनंतपुरम में एक सैंपल के रूप में मिला। वैसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन वहां पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके आरएसएस के खास करके प्रचारकों ने अपनी शहादत दी है पिछले 30 सालों में, तो वो कहीं ना कहीं रंग ला रहा है, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि भारत के हित में और देश के हित में क्या है, और वो लोग निर्णय ले पा रहे हैं। ठीक है। मनोज जी, क्या आप भी मानते हैं सर कि कांग्रेस अपनी ताकत से नहीं, केरल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के सहारे ही राजनीति करती आई है, और अब मुस्लिम लीग की विचारधारा भी धीरे धीरे वहां समाप्त हो रही है? बीजेपी का जो उभार है केरला में, क्या आप वो महसूस कर पा रहे हैं? एक चीज। दूसरी चीज सर, ये समझाइए हमारे तमाम दर्शकों को कि क्यों केरल की जनता लेफ्ट, कांग्रेस, मुस्लिम लीग की राजनीति से उबती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने देखा है हाल फिलहाल के जो नतीजे आए हैं वहां पर, लोकसभा चुनाव से लेकर अभी ये जो मेयर चुनाव में नतीजे आए। मनोज जी। पॉजिटिव डेवलपमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए केरला में। जिस तरह से मेयर का इलेक्शन हुआ और मेयर में जो है तिरुवनंतपुरम में जो है वहाँ उनकी विक्ट्री हुई है, और आज भी अगर स्पीच अगर हम देखें प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो इन्होंने जो है करप्शन खत्म करेंगे, मिसमैनेजमेंट जो भी हो रहा है और जो भी अपीजमेंट का पॉलिटिक्स हो रहा है, इसको टारगेट करते हुए उन्होंने जो है अपना स्पीच जो दिया, उन्होंने एड्रेस जो किया वहाँ के लोगों को और कार्यकर्ता को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंजेस आ सकता है, और चूंकि एक हिस्टोरिकल वहाँ पे ऐसा रहा है कि एक बार सीपीआई की और दूसरी बार कांग्रेस की सरकार आती आई है, लेकिन हम जिस तरह से अब चेंजेस हो रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पे एक स्कोप बन सकता है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति रही है पिछले 2-3 सालों में, वो उस तरह से अगर फिर से अगर इलेक्शन लड़ेगी तो फिर केरला में भी मुश्किल हो सकता है। वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शशि थरूर जी कांग्रेस से डिसअपॉइंट हैं। वो चाहते थे कि हमको जो है केरला में चीफ मिनिस्टर फेस जो है डिक्लेयर किया जाए कांग्रेस द्वारा, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में वो चीफ मिनिस्टर फेस होंगे केरला के। तो अगर कांग्रेस का चांसेस है इस बार कि वहाँ पे जो है केरला में सरकार बनाए, लेकिन पार्टी का अंदरूनी मामला जिस तरह से सामने आ रहा है
और पिछले 2-3 साल में हम लोग देख रहे हैं कि जीता हुआ इलेक्शन भी कांग्रेस हार जा रही है, क्योंकि वो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो डिसअपॉइंटेड होते हैं हाईकमान से। हाईकमान भी जो है इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोई सही टाइम पे वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इससे ये हो जाता है कि लीडर्स अपने में ही वो झगड़ा कर लेने लगते हैं, उससे जो है जो भी अपोजिशन पार्टीज होती है उसको फायदा हो जाता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कांग्रेस अगर स्ट्रांग कांग्रेस अगर वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे फायदा हो सकता है जी। चाहे जो है सीपीआई को भी वहाँ पे फायदा हो सकता है अगर कांग्रेस इसी तरह से इलेक्शन लड़े जैसे उसने जो है पिछले 2-3 साल से लड़ी है। ठीक है, वीरेंद्र चौहान जी की तरफ मैं बढ़ूंगा, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे साथ कनेक्ट है। वीरेंद्र जी, मैं उसी सवाल पर जाऊंगा जहां से मैंने आपको छोड़ा था। मुस्लिम लीग का प्रभाव केरल में कितना है, क्या है, ये जानते हैं, और कितने मार्जिन से वो जीत जाते हैं चुनाव, वो भी हमने देखा है। कितने मार्जिन से कांग्रेस को जिता देते हैं, वो भी हमने देखा। अब ऐसे में इतना बड़ा दावा किस मुद्दे के आधार पर आप लोग कर रहे हैं कि आप राजनीतिक संतुलन बदलने जा रहे हैं? मुद्दा क्या है, किस आधार पर इतना बड़ा दावा किया गया? वीरेंद्र चौहान जी। देखिए, मैं केरल के मामलों का बहुत बड़ा विशेषज्ञ तो नहीं हूं जी। केरल सुदूर दक्षिण है और मैं हरियाणा में बैठकर आपसे चर्चा कर रहा हूं, लेकिन एक बात जो सबको समझ में आ रही है वो ये कि केरल की राजनीति वो दशकों से कांग्रेस और उसके मित्र और वामपंथियों के बीच में झूलती रही है। और कभी ये कभी वो, कभी हम कभी तुम, इनके बीच में झूलती हुई केरल की राजनीति में जो एक वैचारिक शिथिलता आई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी वो एक विकल्प के तौर पर केरल की जनता को नजर आनी शुरू हुई है। उसके एक कारण नहीं, और कोई एक मुद्दा हमें केरल में सत्ता में ले आएगा, कल ले आएगा या परसों ले आएगा, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन हम वहां पर एक विकल्प के तौर पर देखे जाने लगे हैं। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। वो लाल का गढ़ था, कभी कभी वो हम तो उसको खूनी पंजा कहते हैं, कभी वो खूनी पंजे का दुर्ग बन जाता था। वहां पर तिरुवनंतपुरम में जिस तरह वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया है, ये वहां के जन सामान्य की राजनीतिक सोच के अंदाज में परिवर्तन का एक प्रतीक है। हिंदुत्व के विरोध की राजनीति, भारतीयता और भारतीय जीवन मूल्यों के विरोध की राजनीति, उसको धीरे धीरे मुझे लगता है सुदूर दक्षिण का ये प्रांत केरलम अब बदलने जा रहा है, पलटने जा रहा है। केरल को विकल्प चाहिए और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से भी और वैचारिक दृष्टि से भी एक प्रभावी विकल्प देने के लिए तैयार है। ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो लगभग सटीक कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी निकट भविष्य का जो चित्र है केरल का, उसे अपने वक्तव्य में कायदे से नहीं, अब इस पर ना विपक्षी प्रतिक्रिया आने लगी है सर। अब उसमें कहा यह जा रहा है कि इनकी बातें जमीनी हकीकत से उलट है, ये नैरेटिव गढ़ने गए थे प्रधानमंत्री मोदी वहां पर। अच्छा, मुझे बताइए, मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं जी। जब हम 370 हटाने की बात करते थे, लोग कहते थे ये कागजी बातें करते हैं, ये छू भी नहीं पाएंगे, चिमटे से भी नहीं छू पाएंगे, छू दिया तो ये हो जाएगा। जब हम श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनाने की बात करते थे, तो हमारे विरोधी यही कहते थे, ये तो मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम जब हरियाणा में या असम में अपने दम पर सरकार बनाने की पहली बार बात करने लगे थे, तो हमारे विरोधियों ने यही कहा था कि तो सब केवल बातें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं उस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के नाते आपसे बात कर रहा हूं और आपके दर्शकों से, जिसने जो कहा उसको हकीकत में ढाला जा सकता है, ये बार बार करके दिखाया है। ठीक है सर। और अपने राजनीतिक विरोधियों को, प्रतिद्वंदियों की जमीन राजनीतिक हमने मामला चुकी है सर। अगर हम फैक्ट्स पर बात करें चौहान साहब, तो केरल में 20 में से सिर्फ 1 सीट, और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पूरी विधानसभा जीतने का, चुनाव जीतने का, तो इसमें बहुत थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाता है ये कहना कि बीजेपी इतनी मजबूत हो चुकी है वहां पर। मैं ये कह रहा हूं कि
हमने लगातार ये बात साबित की है जी। कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का के शिखर नेतृत्व में संगठन में बैठे हमारे उच्च पदाधिकारी हों, जब भी वो कोई बात कहते हैं इस तरह की, जिस तरह की उद्घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है, तो निश्चित तौर पर उसके पीछे की तैयारी भी होती है, उसके पीछे की रणनीति भी हमारे पास होती है। अब हर तैयारी, हर रणनीति का चैनल पर खुलासा कर दिया जाए, ये संभव नहीं होता, लेकिन ये फैक्ट है। फैक्ट ये है कि हम लगातार ये साबित करते रहे हैं कि हमारे विरोधी, जिसको कपोल कल्पना कहते हैं, जिसको सपना कह करके हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम उस सपने को साकार करके देश की जनता को दिखा देते हैं। और इसका कारण ये है कि भारतवर्ष की जनता, वो अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती हैं, वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का विचार है उसके साथ अपने आप को जोड़ती है। जहां हम कहीं पीछे हैं तो वो हमारी कमजोरी है। हम तो ये मानते हैं कि हम जहां तैयार नहीं हैं वहां शायद हमारी सरकार नहीं है। जहां हम तैयार हो जाते हैं, जहां हम रणनीति के साथ, तैयारी के साथ, संगठनात्मक गृह कार्य करके धरातल पर उतरते हैं, वहां जनता हमारे साथ आती है ना, चाहे सुदूर दक्षिण हो, चाहे पश्चिम हो, और गुजरात हो अथवा केरल, देश का आधारभूत ढांचा, उसमें थोड़ा ही बहुत अंतर है साहब। हाँ। और जहां कहीं आप ये कह सकते हैं केरल के संदर्भ में कि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसको तो सर स्वीकार करना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वायनाड में 43% मुसलमान हैं। ये शांति दूत आपको वोट देते नहीं है। उसी पे आ रहा हूं। हाँ, वो भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। प्लीज बने रहिएगा सर, अभी बाकी जो गेस्ट उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं सर। शैलेंद्र जी, त्रिशूर में सुरेश गोपी जी की जीत, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में, मतलब भारतीय जनता पार्टी के त्रिशूर लोकसभा सीट से जीत, और तिरुवनंतपुरम में अभी हाल फिलहाल की जो जीत रही है, क्या इसे पूरे केरल का मूड मान लेना, जान लेना जल्दबाजी तो नहीं? ये जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, और ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी बताइए। आशीष जी, एक एमपी का सीट जीत लेना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए कि एक ऐसा प्रदेश जो कंप्लीट यूडीएफ और कांग्रेस और एलडीएफ और सीपीएम इनके बीच में जुड़ा हुआ है, और वो वोट ही दो पक्ष में देता है, और वो कहीं ना कहीं से उसमें से एक पद निकाल लेना ये बहुत बड़ी बात भी होगी। तो देखने का नजरिया अपना हो सकता है। दूसरी, इसकी पुष्टि वहां होती है कि तिरुवनंतपुरम में मेयर अपना इनका बना लेना भारतीय जनता पार्टी वालों का, ये अपने आप में बता रहा है कि केरल की जनता का मिजाज कहीं ना कहीं करवट ले रहा है। और दूसरी बात, इनके लिए जो चैलेंज है वो है कि आपने पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 46% के आसपास वोट मिला था कम्युनिस्ट पार्टी को, और उसको सीटें 99 मिली थी, और 40% के आसपास वोट मिला था कांग्रेस समर्थित और इन लोगों के ग्रुप को, जो मुस्लिम लीग और ये सारे थे, तो इनको सीटें 41 मिली थी। अब उसमें तो कोई बहुत प्रदर्शन बीजेपी ने कर नहीं पाया अभी तक। तो बीजेपी, आपने देखा कि बीजेपी का प्रदर्शन उस असेंबली इलेक्शन में बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन तब क्या है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में इन्होंने अपने को वहां मजबूत किया है, फिर से रीस्ट्रेंथन किया है, तो एक उम्मीद की किरण बनती है। तो सरकार बनेगी यह तो कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, और बहुत अच्छे स्थिति में हो सकते हैं कि कम से कम एक विपक्ष की भूमिका तक आए। तो मैं इसको सरकार बनने तक की लेवल तक का नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन तब क्या है कि विपक्ष की भूमिका में आने की स्थिति में जरूर दिख रही है भारतीय जनता। ठीक है, ओके, प्लीज आप बने रहेगा। हमारे साथ मनोज जी भी हैं। मनोज जी, वही सवाल आपसे भी है, त्रिशूर तिरुवनंतपुरम की जीत को क्या पूरे केरल का मूड माना जाए, या ये सिर्फ एक अपवाद है? बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है ग्राउंड पर, अगर जमीनी हकीकत की हम बात करें तो, केरल के परिप्रेक्ष्य में और वहां की संरचना के हिसाब से। आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर वेस्ट बंगाल की भी अगर हम बात करें तो पहले सोचा नहीं जा सकता था कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में भी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल अदा कर सकती है। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शुरुआत दौर में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे केरल में, अगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो लगभग 54% वहाँ पे हिंदू है, 26% मुस्लिम है, 18% क्रिश्चियन है। तो पॉपुलेशन वाइज भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हिंदू वोट अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर आती है तो आने वाले समय में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में कुछ मेजर
मेजर डेवलपमेंट मेजर प्रोग्रेस हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन फ्यूचर में अगर इसी तरह से कंसिस्टेंसी रहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का वहाँ पे दौरा रहा और इसी तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर के इशू उठाए, चाहे लोकल जो इश्यूज है, बेसिक एमिनिटीज है, इसको लेकर के भी अगर इशू उठाए, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले सालों में जो है अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और ये भी देखना होगा कि चूंकि रिसेंट डेज में हम लोगों ने देखा कि जो फॉरवर्ड सीपीआई के लीडर थे वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। तो रिसेंट डेज में और जैसे जैसे और इलेक्शन आएगा, और कांग्रेस अगर टूटती है वहाँ पे और सीपीआई के भी लीडर्स अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर आते हैं आने वाले समय में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा स्कोप होगा कि अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे कर सके। ठीक। और ऐसा ये भी देखा गया है कि साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आने वाले समय में। हिंदी बेल्ट में तो परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ ही है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इनका गवर्नमेंट है, लेकिन साउथ इंडिया में तमिलनाडु हो, केरला हो, तेलंगाना हो, इस स्टेट्स में मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा। चौहान साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ। मुस्लिम लीग के प्रभाव की बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमको आपका दावा भी एक तरफ है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा, हम फैक्ट्स की अगर बात करें तो मलापुरम में 70% के आसपास मुस्लिम आबादी, पनानी में 65%, वायनाड की बात करते हैं जहाँ से अभी प्रियंका जी सांसद हैं, 43% यहाँ पर भी आबादी है, वो हम आंकड़े ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। ये जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय है, इनको किस प्रकार से मैनेज करेंगे और कितना भरोसा आप लोग जीत पाए हैं इन लोगों का, और ये आपको वोट क्यों करेंगे केरल में? चौहान साहब, देखिए, मैं पहले भी एक बात आपको कह रहा था कि हर राज्य की अपनी स्थितियां हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जी। और भारतीय जनता पार्टी केरल में अपनी मूल विचारधारा, अपनी सोच जी और संगठन के दम पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है। हाँ, वहां की जो विशेष परिस्थितियां हैं, जिनमें से एक फैक्टर आपने बताया, वहां की आबादी में जो बहुत सारा क्षेत्र ऐसा जहां मुस्लिम आबादी अधिक है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुसलमान का वोट तो बिल्कुल मिलता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कभी मिलेगा भी नहीं। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां की परिस्थितियों के हिसाब से स्थानीय स्थितियों को समझते हुए रणनीति बनाकर इस काम पर लगा हुआ है। और हमारा तो साहब, हम न जाति देखते हैं न पंथ देखते हैं, हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि भारत के हित में, उन्नत भारत बनाने के लिए, भारत को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का देश के चप्पे चप्पे पर शासन होना, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश की सेवा करने का अधिकार होना बहुत आवश्यक है। ये बात सहज भाव से हम सबको समझाएंगे साहब, ये मुसलमान को भी समझाएंगे, ये ईसाई को भी समझ में आएगी। और हमारी जो परफॉर्मेंस है, जहां पर राज्यों में, जिन राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में हमारी सरकारें हैं, वहां हमने कोई मुस्लिम विरोधी अभियान छेड़ दिया हो, कहीं ईसाइयों के लिए कुछ ऐसा कर दिया हो जो ईसाइयों को सहन ना होता हो, या जो असंवैधानिक हो, ऐसा तो कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के अपने विचार को केंद्रीय रखते हुए भारत को भव्य बनाने और परम वैभव तक ले जाने के लक्ष्य के साथ समाज के सब वर्गों, पंथ, संप्रदायों को साथ लेकर चलने का सामर्थ्य रखती है। और हमारे पास इस काम को धरातल पर उतारने में सक्षम लीडरशिप भी है। हम समाज के सब वर्गों का विश्वास जीतने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और हमको विश्वास है कि केरल की जनता का विश्वास भी हम अंततोगत्वा जीतेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना रखी है, बना सकती है, ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। मेरे सामने की बातें हैं ये, मेरे होश में आने के बाद की ये सर। अब उत्तर पट्टी में तो जाहिर तौर पर कोई सवाल नहीं ऐसे उठाएगा, ऐसा नहीं था कि असंभव काम था हरियाणा में जीतना, इससे पहले भी आप लगातार 2 बार से थे। बट केरल और कहाँ हरियाणा सर, किसकी तुलना कर रहे हैं आप? अगर जमीनी संरचना की बात करें तो समझ में आ जाएगा सर। हाँ आशीष भाई,
लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में थी देश के अधिकांश हिस्सों में, और भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आ सकती है, हिंदुत्व की बात करके सत्ता में आ सकती है, ये बात मानने के लिए कौन तैयार था? न पत्रकार तैयार थे, न रणनीतिकार तैयार थे, न चुनावी विशेषज्ञ तैयार थे। हमने काम किया, हमने अपने विचार को अपने अंदाज में धारदार तरीके से रखा, विकल्प दिए, काम करके दिखाया, तो हम चारों तरफ बढ़ रहे हैं ना। केरल में भी बढ़ेंगे, केरलम में भी वंदे मातरम होगा। ठीक है सर, ठीक है। मैं तो आगे से आपको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा है केरल में। आप सभी ने समय दिया सर, आप सभी का बहुत आभार इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। देखिए, केरल में मोदी बनाम मुस्लिम लीग, इस विषय पर आज हमने बात की। ये विषय महत्वपूर्ण क्यों है, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बात गुजरात की करना, उसके बाद दावे केरल में करना, तो कितना अंतर है दोनों जगहों की डेमोग्राफी में, ये भी समझने वाली बात यहां पर हो जाती है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।